मैं क्रम को, उन्होंने प्यार की मोहब्बत की बातें कही। मैं सर सच्ची बता रहा हूँ, वो एक प्रोफेसर साहब से वो सिद्ध करना चाहते थे कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता, तो उन्होंने कुछ प्रयोग करे। उन्होंने एक चूहे को पकड़ा और 7 दिन के लिए उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। 7वें दिन उन्होंने बहुत अच्छा श्रृंगार पढ़ा, मैं तो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता जैसे आपने कर ली। 7 दिन के लिए उसको एक पिंजरे के अंदर बंद रखा गया। 7वें दिन वो पिंजरा खोला गया और इधर एक चूहिया बिठा दी गई, इधर दाल के कुछ दाने रख दिए गए। चूहा बाहर निकला, उसने एक बार दाल के दानों को देखा, एक बार चूहिया को देखा और जाकर के दाल के दाने खा लिए। 7 दिन के लिए ये क्रम फिर से दोहराया गया। इस बार चावल के दाने रख दिए गए। चूहा बाहर निकला, उसने चूहिया को देखा, चावल के दानों को देखा और जाकर के चावल के दाने खा लिए। एक बार फिर से क्रम दोहराया गया, फिर उसका दरवाजा खोला गया तो इस बार गेहूं के दाने रख दिए गए। चूहा बाहर निकला, उसने चूहिया को देखा, गेहूं के दानों को देखा और जाकर के गेहूं के दाने खा लिए। तो प्रोफेसर साहब ने बच्चों से कहा कि इस बात से सिद्ध होता है कि अगर मनुष्य को कोई चीज प्रभावित करती है तो वो हमारी जठरा नल की ज्वाला है, हमारी भूख है, कोई प्रेम व्रेम नहीं होता। वहां पर चक्रधरपुर का भी फंसा हुआ था शिष्य, वो खड़ा हुआ, बोला मास्टर जी आपने 3 बार अनाज बदल के देख लिया, एक बार चुनिया भी बदल के देख लो। प्रेम के मामले बड़े फजीते वाले होते हैं लेकिन उन्होंने बहुत आनंद दिया। मैं अब चूहिया तो नहीं बदल के देखूंगा, मैं चूहा बदल के देखूंगा। बहुत, हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही। श्रृंगार की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि हैं शिव कुमार जी, आगरा के रहने वाले कवि हैं शिव सागर जी। मुझे उनकी पंक्तियां याद आती हैं। ताजमहल किस किस ने देखा, एक बार हाथ उठा करके मुझे बताना। लाइव कुछ लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिल्मों में, पिक्चरों में ताजमहल हर एक ने देखा है। उसका एक तिलिस्म है, एक जादू है उस ताजमहल का। जब आप उसके मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं और सामने वो बिल्डिंग दिखाई देती है, तब आपको ऐसा लगता है उसकी तरफ जाते हुए, उसकी तरफ जो चारों मीनारें हैं, ऐसा लगता है कि वो थोड़ी थोड़ी उसकी तरफ झुक रही हैं। जब आप वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वापस से दूर हो रही हैं। ये तिलिस्म है उसके अंदर। हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन शिव सागर ने जब देखा तो उसके ऊपर कुछ गढ़ा, और वो जो गढ़ा वो सौरभ सुमन आप लोगों के सामने रखता है। आपको लगे कि श्रृंगार ऐसा भी लिखा जा सकता है तो आप लोगों की तालियां उठे और ताजमहल के पास रहने वाले, आगरा में रहने वाले शिव सागर को लगे कि आज काव्य की आराधना एक सरोवर के किनारे हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। पूरा का पूरा कविता का परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि आलिंगन को व्याकुल है यूं 4 मीनारे ताज की, कि आलिंगन को व्याकुल, आलिंगन तो आप सब समझते होंगे सर, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आलिंगन को व्याकुल है यूं 4 मीनारे ताज की, 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 भैया मुमताज की, कि 2 बाहें हैं शाहजहां की, 2 भैया मुमताज की। लेकिन सर जिस कवि सम्मेलन में उन्होंने पढ़ा वहां पे अनिल जी भी मौजूद थे और उनके बाद इनका क्रम। तो सोचिए, अपना अपना दृष्टिकोण होता है ताजमहल को देखने का। इनका क्या दृष्टिकोण था? इन्हीं के माध्यम से बनिया आदमी, शुद्ध बनिया, अग्रवाल, अग्रवंशी, एक बनिया जब कवि हो जाता है तो उसका दृष्टिकोण भी वैसा ही रहता है। और वो दृष्टिकोण क्या था, मैं उन्हीं की पंक्तियों से उनको आमंत्रण देना चाहता हूं। जितने लोग हैं वो तालियों के दस्तखत दे, मैं आमंत्रण देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मूर्ख था शाहजहां जो किया इतना खर्च ताज पर, कि मूर्ख था शाहजहां जो किया इतना खर्च ताज पर, रोज नई मुमताज आ जाती उस खर्च के ब्याज पर। अनिल जी आए हमारे बीच, एक बड़ा नाम है अनिल जी। दिल्ली से वो सफर करते हैं, अनेक बार टीवी चैनलों से आपने उनको देखा होगा। सब टीवी से उन्होंने काव्य यात्राएं आरंभ की और इन दिनों वो अनवरत यात्राएं कवि युद्ध के माध्यम से कर रहे हैं। मैं सीधे सीधे से उनको आमंत्रण देता हूँ। इतनी लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहा वैसा। ये कोरी झूठ, ये बच्चा, इसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे इसे। बेटा क्या है? नहीं, ऐसा कई बार होता है, बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। बेटा आज भैया मेला लग रहा। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। एक आदमी ने थोड़ी सी ताली बजाई है, रहने दो।
प्यार के गीत पढ़ रही है ये इतने लंबे लंबे। हमारे हरियाणा में इतने लंबे गीत होते ही नहीं है, इतनी लंबी क्या बात करनी है। 2 मिनट में काम निपट जाता है। जो हरियाणा का आदमी होता सच्चा, लाग लपेट नहीं होती कोई भी। सुनो सर, वो प्रेमी बाग में पार्क में बैठे हुए थे। उसने कहा तू मेरे को क्या फील करता है? तो अगले ने क्या कहा? मैं हूं फूल गुलाब का, तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी, तू मेरे से दुखी। बात खत्म। अभी इसमें क्या ज्यादा बात करनी है? अपने मन की बात कह के नक्की करे आदमी। यहाँ भी दे दे एक आधा कप। हाँ भाई, लिया देखो मैं अनिल भैया एक बात आपको बता दूं, चाय वालों के लिए कोई टिप्पणी मत किया करो, पता नहीं चलता कौन प्रधानमंत्री हो जाए। और ये तो सर राष्ट्रपति भी बन सकता है, इसके पास कॉफी है। जा बस। अरे मैं पहले बेटा पढ़ तो लूं, तूने यही ले आया था। जा शाबाश, मार रख दे मेरी चाय। नहीं वहां दोबारा ले आइए चाय, आराम से जाइए। चलिए सर, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आपने संचालन में भी बहुत सुन लिया है। अनामिका जी को सुनेंगे हम, सौरभ भाई बैठे हैं उनको भी सुनेंगे। मैं पिछली 2 साल पहले भी आया था, तब बहुत लोगों ने सुना था। हमारे बात कर रहे थे महिला शक्ति है। टेलीफोन पर गाना चला रखा महिला शक्ति में। क्या करे आदमी बता, महिला शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये महिलाओं को पहले अबला कहते थे, अबला। आज नारी सबला है। अबला क्यों कहते थे मैं बताता हूँ। पति खर्चे के पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। जितने भी है सबला। गाना चला रखा पीछे। कॉफी की मशीन भी ला, सब लिया जितना सामान है। इसने सुन लिया वहां सबला। तू महिला थोड़ी ना मेरे बच्चे, तू तो कर रहा है ये काम। चलो यही मस्ती आपकी बनी रहे, इतनी मस्ती हो जाती है। और ये सौभाग्य की बात होती है, हंसना, ताली बजाना। अब ये कवि सम्मेलन में था, एक ताली नहीं बजा रहा कोई, सारे फूट बैठे, छांट छांट के मंगा रखे थे। नहीं वो हो जाता कई बार। फिर मैंने तरीका बताया बहन जी, मैंने कहा महिलाएं अपना हाथ ऊपर करे दाया, सबने कर लिया। मैंने कहा इसमें अपने पति की फोटो देखें। उसके बाद भाई साहब शोर मार के गिर दिया अपना पति। दे ताली, दे ताली, दे रेपटे पे रेपटे। ऐसी ताली बजाई, साहब कमाल कर दिया, जैसे बहन जी बजा रही है। बिल्कुल निपटा दिया। अब आदमी चिढ़ गए, खाम खा बैठे, बोले हमें तो कुछ कहा नहीं। वंदनारायण भाई जैसे बैठे थे, गद्देदार लोग। मैंने कहा अपना बायां हाथ ऊपर करो। लुगाई की फोटो नहीं देखनी, उसकी देखनी जिसने ब्याह कराया। उसके बाद भाई साहब जो मारा उसको, साले तेरी वजह से हुआ ये काम। एक बार तालियां बजा के दिखाओ। ये उत्सव होता है, क्या उत्सव होता है। दिल्ली में भी ऐसा उत्सव नहीं होता साहब। आपने किशन भाई कमाल कर दिया है महफिल जमा के, बहुत बढ़िया काम। कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे थे, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और ये बात कहता रहूंगा और समय पूरा लूंगा। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के नेता हमारे यहाँ भी दिल्ली में केजरीवाल है। मैं यहाँ पर आया हूँ केवल कोई कवि सम्मेलन के लिए नहीं आया। अब ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। अनिल अग्रवंशी अंतर्राष्ट्रीय कवि, देश के कोने कोने में, मैं कभी कोने में नहीं गया। मैं किसने कोने में जाऊं? जब मेरे को यहाँ जगह मिल रही है, मैं कोने में, ये जाते हैं, जब कोने में जाते हैं। यहाँ कोई नहीं सुनता तो कोने में चले जाते हैं। और कोने में नहीं कोई सुना तो बंगाल की खाड़ी में डूब के मरोगे। जाना तो यही सुना दो। ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सौरभ भाई की भी आदत है, अभी ये बता रहे मेरे बारे में, ये है वो है, कभी बताया ना चुप। भाई साहब ये सौरभ भाई की जबान नहीं निकलती। अनामिका जी के सामने ये बैठी है सामने, इसका ब्याह होया, सौरभ का शादी हुई, इसकी पहली रात
शादी की अपनी पत्नी से अनामिका जी से 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? ये भी छठी हुई थी, बोली कार्ड पे कि तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। ये मस्ती पैदा होती है और मस्ती हमारे बहुत निकलती है, कहीं से भी मस्ती ले सकते हैं। आपने देखा होगा मस्ती के लिए कोई जरूरत नहीं है, हंसने के लिए। लोग टेंशन में बैठे हैं भाई साहब, इतनी टेंशन है लोगों को, पता नहीं कहां से ला रहे हैं। देख खरीद एक बैठा टेंशन में, अरे मैंने कहा तू इतना दुखी क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। भाई साहब इसका क्या इलाज है बताओ? बैठा दुखी। तो मैंने कहा तू क्यों टेंशन में बैठा है? बोला मैं ये सोच रहा हूं जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाना। दुनिया दुखी बैठी है, पता ही नहीं चल रहा कहां से ला रहे हैं सामान। टेंशनों के सामान इकट्ठे कर रखे हैं। अब जैसे आप हो सर, मान लो टेंशन देखो कैसे मिलती है, प्यार कहीं से साथी है क्या? क्योंकि मैं बता रहा हूं कोई महिला कभी इतना हंस सकती है जब कुछ थोड़ा बहुत मतलब बाकी समझ गए। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो सर, नहीं आप रहना दो, आज आप वीआईपी और किसी को बेचते हो। नहीं भेजूंगा, पैसा भी का सम्मान करा, तुम आप चले नहीं, ये भी तो वीआईपी है, तुम चले जाओ। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, अगले का टेंशन हो जाएगा। कभी भी करके देख लो सर, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते कर दो, उसका टेंशन हो जाएगी। जब पत्नी साथ में हो और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते करते, 1 महीने टेंशन, बता कौन थी वो चुड़ैल। ये होता है सर। ये महिलाएं बहन जी इतना प्यारा सुन रही है, इतना अच्छा सुन रही है, इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये बहुत बढ़िया है। हमारे दिल्ली में भी एक कवि सम्मेलन, अच्छा महिला पता नहीं क्या कह दे। मैं तो अभी परसों की बात बता रहा हूँ, मैं ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन, एक महिला ऐसे ही बैठी हुई जैसे बाबूजी टोपी पहन के बैठे हैं, ऐसे टोपी नहीं थी उसके पास, वो यूं बैठी ऐसी बिल्कुल जैसे बाबूजी घूर रहे हैं मेरे को, वो भी घूर रही मेरे को बुरी तरह। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना, होता ही है भाई साहब। वो आई, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। पता नहीं महिला किसको कहां निपटा दे भाई साहब, कोई ठीक नहीं है। और हमारे हरियाणा की लुगाई तो इतनी देर चुप बिठा दो, ये बैठी सुन रही है, भाई साहब बैठ नहीं सकती, खड़े नाश हो जाए। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला नहीं यार तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बिठा लिया, इस सड़क पे कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, सारा परिवार पीछे बैठा हुआ नाराज हुआ क्योंकि बोलने को मना कर रखा था। पीछे मुड़ के देखा सब नाराज, बोला अच्छा चलो कोई नहीं, छूट है बोलो। कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। महिलाएं हैं कुछ ठीक नहीं है। वो हमारे हरियाणा में मक्खी मच्छर तक में, आज से मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, मक्खी की मच्छर से शादी हुई। शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोने लगी। अगले ही दिन उसकी सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। निमट गया अगला। अच्छा हमारे यहाँ तो ताऊ भी एक से खतरनाक, अभी मैं मेट्रो में बैठा, ताऊ मिल गया मेरे को, मेरे से बोला अरे छोरे तू बलबीर का है? पिता के नाम से पूछते ना हम, तो किसका है भाई, तू किसका लड़का है? बोला बलबीर का है। मैंने कहा नहीं मैं बलबीर का नहीं, मैं जानता ही नहीं था उसे, पर हरियाणा का ताऊ तो ऊँच पाओगा। बोला बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूँ, पर बुड्ढा तो बुड्ढा था ताऊ। बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूँ। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता को नहीं, तू बलबीर का नहीं लागता है। ये मस्ती हरियाणा से आती है हमारे। वो बहन की विदाई हो रही थी, छोटे वाला भाई दौड़ के आया पिताजी के पास, पिताजी पिताजी दीदी रो रही है, जीजा जी तो भी रो रहे। पिता बोले जी तो बस गेट तक रो रही। उसके बाद सारी उम्र कहीं हाथ से ले लो, हाथ से कोई वो नहीं है, हाथ से कहीं से भी निकल सकता है। अभी मैं शिवरात्रि की बात है, शिवरात्रि की अभी गई ना शिवरात्रि, मैं शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा, एक कांग्रेसी
एक कांग्रेसी मेरे सामने, यहाँ कोई बैठा हो तो कोई मेरे को दिक्कत नहीं, बैठा हो तो बैठा रहे, क्या खड़ा हो जा, नहीं बैठ रहा तो मतलब ये कि बैठा रहे। तो दे लोटे पे लोटे, ओम नमः शिवाय, दे लोटे पे लोटे, मैं भी चढ़ा रहा वो भी चढ़ा रहा, पता नहीं कौन प्रसन्न करने में लग रहा था शंकर बोलने को, मैं भी लोटे पे लोटे, ओम नमः शिवाय, वो कह रहा ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल, बोला नमो नहीं बोल, नमो नहीं बोलूंगा, चाहे शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो जाता है। राहुल जी ने कहा भी, सोनिया जी चिदंबरम जी से जेल से मिलने जा रही थी, राहुल ने पूछा मम्मी मम्मी हम जेल में मिलने उनसे क्यों जा रहे हैं? बोली बेटा अगर आज हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे स्थितियां हो जाती है। 4-5 दिन पहले सर मेरी दांत में दर्द था, किसी ने बहका दिया, बोला केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे, वहां चले जाओ। मैं वहां दांत निकलवाने चला गया, अगले ने 2 निकाले, एक ठीक वाला एक वैसे। मैंने कहा ये क्यों निकाला? स्कीम चल रही है फ्री की। केजरीवाल का कोई मुकाबला नहीं है। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, पूरे देश का नाम ऊंचा करा। केजरीवाल की बर्दाश्त नहीं हुई कि लड़कियां कैसे नाम ले आई। दिल्ली में उन्होंने बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी, हर काम में। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, 1 कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सब लोग इकट्ठे, पता नहीं कैसे निपटा दूंगा। ये होता चलता रहता है। और अभी जो भी योजनाएं बन रही है, धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, इनको भी नहीं पता, दोनों को, ये जो बड़े कवि बुला रखे हैं आपने, किसी को नहीं पता देश में, इन सर को भी नहीं पता, इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, सिर्फ 2 लोगों को पता है, या तो अमित शाह जी को, या वो नहीं, अमित शाह को भी नहीं पता है, या तो मोदी जी को या मेरे को। मजाक मत उड़ाओ किसी का, जब भी मेरा आने को मन नहीं करता। मैं तो इनके प्यार में आ गया। कहाँ गए वो? ये बैठे किशन जी, इनके प्यार में आया हूँ और फंसा लिया मेरे को। बोले अनिल भाई क्या लेगा? मैंने कहा जो सौरभ ले रहा उससे 5,000 रुपए कम दे देना। बोला 5,000 ले रहा है, तू तो यूं टहलता हुआ आ जा। ये बातें आती है, मस्ती की बात आ जाती है। भाई साहब मेरे से पूछ के मोदी जी ने सारे काम करे हैं, मैं किसी को बताता नहीं, मेरी आदत नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी अपने मुंह से बड़ाई करता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब ये नहीं करते तो मेरे को बतानी पड़ती है। अपनी भूमिका भी मैंने कहते बनवाई इनसे, वरना मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मेरे पास टेलीफोन आया मोदी जी का, बोले मेरे से तूने इतना बड़ा देश का काम करा है। मैं कहा हाँ करा। वो तो बोले पद्म श्री ले ले। यकीन नहीं आ रहा ना, जब भी मन में कोई क्या करूंगा। बोले पद्म श्री ले ले, मैंने मना कर दी साफ। बोले फिर क्या लेगा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं चाहिए ही नहीं मेरे को, मैं तो निस्वार्थ काम करता हूँ। बोले पद्म भूषण ले ले। मैंने कहा नहीं चाहिए। बोले विभूषण दे दूं? मैंने कहा हाँ। कुछ तो बढ़े हैं, तो बार्गेनिंग नहीं करता आदमी, तो विभूषण तक पहुंच गए वो। तो मैंने कहा कब का? बोला एक ही दिन मिलेगा। बोले कब? बोले कि 2 फरवरी 2020 शाम 6 बजे। मैंने कहा सर मैं नहीं ले रहा। बोले क्यों? मैंने कहा मान लो मेरा हिस्सा। एक मैं हूं बाबूजी जो पद्म विभूषण को छोड़ के आ गया। इतना त्यागी आदमी मिलेगा नहीं कोई। और एक ऐसे ऐसे कवि है 2000 के लिए कार्यक्रम छोड़ देते हैं। ये मस्ती की बात है। अब राम कोविंद जी ने सोचा कि पाकिस्तान को निपटाना कौन निपटाएगा? बोले 4 जने बुला लो, नाम लिखो। नंबर 1 रामदेव। बोले रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटा देंगे? बोले इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोला नंबर 2, बोले राहुल गांधी। बोला यार इनके बस की नहीं है भाई, राहुल गांधी बहुत शरीफ आदमी है। बोला नहीं साहब, इन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, ये निपटा देंगे। बोले नंबर 3, बोले नंबर 3 केजरीवाल। एक जना बोला यार क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो, केजरीवाल साहब पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला यार रख लो टीम के अंदर, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। बोले नंबर 4,
बोले मोदी जी इंटरनेशनल स्तर पर धूम मचा रखी है, ऐसा युग पुरुष कोई सदियों में पैदा होता है, 4 लोगों को रखो। बोले एक निकालना भी पड़ सकता, 5 रखने हमारे को। और उसके बाद जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर विश्वास हो, आपको लगता हो यहाँ पे ये ताली नहीं बजा रहे 5-6 लोग, ये जल रहे हैं मेरे से, ये चिढ़ते हैं मेरे से। मेरे को सर अब चारों ने पाकिस्तान कैसे निपटाया सुनो। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के। अभी सर मेरा एक दोस्त मेरे पर रोते हुए आया, बोला यार दादाजी मर गए, गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तेरे दादाजी कैसे मर गए? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा तेरे दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे, सुबह 4 बजे दादा मेरे भोले भाले, बाबा बोला जो जो कहूँ वो जो करते जाना। टीवी के सामने बैठे थे, बाकी परिवार सो रहा था। बाबा बोला सांस खींचो, दादा ने खींच लिया। बाबा बोला और खींचो, दादा ने सूंडी तक खींच लिया। इतनी देर में लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। कितनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाए। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। और अब चाहिए हाथ उठा के ताली जिसने नहीं बजाई अभी तक। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूं, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूं। क्या बात है सर, सल्यूट। ये मस्ती आप लोगों ने, मोदी जी ने नोटबंदी करी, सारे लोग दुखी। एक मेरे पास आया, बोले यार मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा। बोले वो तो था यार, लेकिन ऐसे किसी को पहले बतानी चाहिए। एक रात में उन्होंने ऐसा कर दिया। मैंने कहा मोदी जी मिल गए तो क्या कहेगा? 4 पंक्तियां सुनिएगा मस्ती की। कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दो। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली। और अब भरपूर तालियां चाहिए। कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी। कई बातें हो जाती हैं साहब। मोदी जी को 4-12:30 बजे फोन आया मेरे पास 15 अगस्त को। आगे से नहीं आऊंगा मैं, मजाक उड़ाऊंगा, पीछे से आऊंगा वहां झील की तरफ से। मेरे को सर बाबूजी को भी तो विश्वास नहीं आ रहा ना कि हम इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी, हमारे पास नहीं आता किसी का, इसके पास कैसे आ गया? मैं बाबूजी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 3री क्लास में फेल हुआ, स्कूल से निकाल दिया सौरभ को भी मेरे को भी। मैं आज इंटरनेशनल कवि हूँ, कोई कमी तो नहीं बाबूजी? क्या कर लोगे ज्यादा पढ़े लिख के? बड़े बड़े पढ़े लिखे नीचे बैठ के सुने। ये मस्ती की बात है, तो ऐसा हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। मोदी जी का फोन आया, अनिल भाई कुछ और करना है मेरे को। मैंने कहा हाँ। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, 2 पंक्तियों में फिर आपकी देशभक्ति और हास्य एक साथ सुनिएगा। कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब तालियां चाहिए साहब। कि मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जा
जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान। ये समझना इस दृश्य को कि मैं मनमोहन था, ये सोनिया थी। कान में बता गई कि देश का भट्टा बिठाना, मैंने कहा ठीक है। ये होता है कभी सम्मेलन में सर, ये जबरदस्त चीज है। अब मैं हूं, मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, मैंने बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा पढ़ने लिखने से क्या हो जाता है बहन जी, कुछ होता थोड़ी ना। मैंने बताया ना अभी, सर बैठे, आप बैठे, मैं खड़ा हूं, होता चलता रहता है ये। उसके बाद सारे पाकिस्तान के अंदर परेशान हो गए, मोदी जी माफी दे दो, माफी दे दो। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं दूंगा। बोले किस शर्त पे दोगे? बोले एक ही शर्त पे दूंगा, अगर यकीन हो तो ताली बजा देना कि मोदी जी ने शर्त बताई है, वरना रहने देना। मेरा कह लोगे नहीं बाबा, मेरे को मिल चुका। एक ही शर्त पे दोनों देशों में प्यार जोड़ूंगा। मोदी जी उनके राष्ट्रपति से बोले क्या? मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे पास सर साउथ जोन के बैठे हैं सर हमारे सामने, 2 गुलदस्ते दिए इनको। ये दिया है गुलदस्ते 2 सर, वैसे वो तो सबको दिया है। ये आपको विशेष सम्मान इसलिए किया कि आप सीनियर हो हमारे सबसे। मेरे को नहीं दिया, वो आप और मैं कर लेंगे। अब सुनो क्या कह रहा था मैं, गुलदस्ते तो होली है। पाक बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। 12:30 बजे फोन आया, मोदी जी बोले अनिल भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा लूडो खेल रहा हूँ। बोले किसके साथ? मैंने कहा सौरभ सुमन। बोला तुम इतने बड़े हुए, शर्म नहीं आती तुम्हें लूडो खेलते हुए? देश संकट में गुजर रहा है और ये केजरीवाल को बिठा रखा बराबर में। मैंने कहा जब हम दोनों की लड़ाई होती है तो भंडा यही फोड़ता। बोले चल ठीक है, ये बता पाकिस्तान से फोन आया अनिल भाई, प्यार जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ जोड़ लो। 4 पंक्ति बताई मैंने उनको, फिर सुना देना पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कि प्यार कैसे जुड़ेगा। हाथ से मैंने काफी निकाला, देखिएगा साहब, कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे। सुना देना उनके राष्ट्रपति को साहब, और आपका ठाका सबसे ज्यादा चाहिए और सबसे ज्यादा तालियां, कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या बात है, क्या महक जी क्या खुश हुई है। इनको एक बनारसी साड़ी मिलेगी ब्याह में, और घोड़ी के पीछे नारायण भाई बैठेगा। इसके लिए भी सेंक्शन कराना पड़ेगा कि नारायण भाई बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, क्योंकि नारायण भाई नारायण अपने आप में। उसके बाद सर एक आखिरी कविता सुनाता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि 10 बज गए हैं, ठंड का टाइम है और मेरे को 5 मिनट का समय है। मैंने आपको बहुत ऊर्जा है, बस पूरा देश इसीलिए बुलाता है अनिल भाई हास्य करना, हास्य करना। हास्य कवियों की संख्या बहुत कम हो गई देश में। चुटकुलों से लोग हंसाते हैं, टिप्पणियां बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, वही पारंपरिक चली आ रही है, वही पारंपरिक सुनाए जा रहे हैं। आनंद वो है जो सहज और मस्ती के साथ तुरंत निकले, जो आप तुरंत टिप्पणी कर सके। आनंद वो है जो छंदों से हाथ से निकले, आनंद वो है जो कविताओं से हाथ से निकले। ये हाथ से पुराने हो गए जिनको हम आज तक गढ़े जा रहे हैं। मुझे लगा कि शायद कुछ नया करना चाहिए और आपने तमाम लोगों ने मेरे को प्यार दिया, लेकिन मेरा एक मन है सौरभ भाई कि मैं एक अंतिम कविता सुनाऊं अपने इन प्यारे भाइयों को जो इतने मन से इतनी ठंड के अंदर सब लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ एक कविता समर्पित करूं। मेरी बहनें, मेरी छोटी बहनें बैठी हैं कि ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। हर काम नारी कर सकती है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई महिला कभी भी दमकल विभाग में काम नहीं करती पाई जाएगी फायर ब्रिगेड में, क्योंकि आग बुझाना। अब बोलो अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो बात निकल गई थी। सर एक अंतिम कविता पढ़ता हूं, बस मैं एक आपसे हास्य कविता। मेरे भाई ने बताया कि सब टीवी वाह वाह क्या बात जब आता था, देश का सबसे लोकप्रिय शो जिसने आज तक पूरे वर्ल्ड में धूम मचा रखी है, वैसा शो कविताओं का हमारे हिंदुस्तान में आज तक नहीं आया। चाहे चक्रधर जी ने शो किया हो, चाहे किसी ने, जो शैलेश लोढ़ा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वाह वाह क्या बात आता था, उसका नंबर 1 था।
उसमें सर्वाधिक मेरी हास्य कविताएं आई, लेकिन हास्य आप बहुत सुन चुके। मैं चाहता हूं ऐसे श्रोताओं को, जहां मेरे छोटे छोटे भाई बहन भी बैठे हैं, जिन्होंने मेरे भाई बैठे जिन्होंने मंच पर इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी, मैं चाहता हूं कि उनको एक मन की कविता, हास्य मैंने पढ़ा, छंद में पढ़ा, जो नेचुरल हास्य होता है। छंद में हास्य लिखना बड़ा कठिन काम है, कविताओं में हास्य लिखना बड़ा कठिन काम है, जोक सुनाना बड़ा आसान है, लाभ कहीं से भी उठा के हम सुना सकते हैं, मैंने भी सुना दिए, लेकिन साथ में कविता का निर्वाह किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये बता देना चाहता हूं कि हास्य कवि के भीतर एक संवेदना बैठी होती है, वो चाहे देश के प्रति हो, चाहे माँ के प्रति हो, चाहे बहन के प्रति हो, एक मन में एक आस्था होती है, और मैं आपको आस्था का परिचय देना चाहता हूँ। मैं दो में से एक कविता सर 5 मिनट के लिए सुनाना चाहता हूँ, आप आदेशित करिए, या तो मैं एक कविता शहीद के लिए सुनाऊं या फिर मैं एक कविता माँ के लिए सुनाऊं। आप कहेंगे कि केवल एक कविता, मुझे अनामिका जी को भी सुनना है, ठंड बहुत है, एक कविता सुनाऊं, मेरे को कोई पढ़ास की नहीं, एक कविता जो आप कहेंगे माँ की कहेंगे तो मैं माँ वाली कविता सुनाता हूँ। सौरभ भाई कह रहे माँ की कविता सुनाऊं, और आप सुनिएगा साहब। हमारी बहनें बैठी हैं और ये संस्कारों की धरती है, संस्कार हमने सीखे हैं। माँ के लिए अनामिका जी समर्पित करता हूँ। अनामिका बहुत अच्छे गीत पढ़ती है बेटियों के लिए, और उनकी कई रचनाएं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भैया आप 5 मिनट के लिए ना मजाक नहीं, बेटा 2 मिनट बैठ जा। अब ये कविताएं जो है ना, इसमें हंसी मजाक में कुछ भी चलता है। माँ हमारी पूजनीय है, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मैं 2 पंक्तियां लिख कहता हूँ माँ के लिए कि त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है। त्याग सहनशीलता दया व क्षमा होती है, इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है। उसके चेहरे पर तब तक मुस्कुराहट नहीं आती, उसके चेहरे पर तब तक मुस्कुराहट नहीं आती जब तक बच्चों के लौटने की आहट नहीं आती, जब तक बच्चों को लौटने की आहट नहीं आती। वो एक शब्द जिसमें सारी कायनात समा जाती है, वो एक शब्द जिसमें सारी कायनात समा जाती है, उस एक शब्द में केवल माँ आती है, उस एक शब्द में केवल माँ। अनायासी दुकान पे बैठा था, अपनी दुकान पर दालें बेच रहा था, भोजन के लिए अपने खाने के रूम में गया। मन में माँ सरस्वती ने कविता दी कि अगर हमारी माँ होती या किसी बच्चे से उसकी माँ बिछड़ जाए तो उस बच्चे को कितना गम होगा। 50 के लगभग मेरी उम्र है, मेरी माँ को देहांत हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं भूलता। दोस्तों, मैं घर से निकलता हूँ तो अपने माँ के चरणों में नमन करके निकलता हूँ, और रात को कितने बजे भी घर जाऊँ मैं तो मैं अपने माँ के चित्र को जरूर नमन करता हूँ, चाहे 3 बजे हो चाहे 4 बजे। मैं कभी नहीं भूलता कि मैं घर में आया और अपने माँ के चित्र को नमन ना करूँ। ये हास्य मजाक बहुत होता है, लेकिन जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो श्रोता नहीं मिलते जिनको मैं अपने मन की कविता सुना सकूं। हास्य, लोग सोचते हैं अरे बहुत बड़ा कवि, इसने देश की कविता लिख दी, बहुत बड़ा कवि, इसने माँ की कविता लिख दी। हम हास्य की कविता लिखते, लोग सोचते हैं हास्य की बात कह दी, बात खत्म हो गई। दोस्तों, मन की बात बताता हूँ, माँ क्या होती है। 7 साल का बच्चा छोटा सा, माँ मर जाती है बीमारी के कारण। घर में 3 लोग होते हैं, पिता, माँ और बच्चा। जब माँ चली जाती है तो घर में 2 लोग रह जाते हैं। उस बच्चे को खटकता है कि मेरी माँ होती तो क्या होता। जब वो देखता है कि दूसरे बच्चों का टिफिन माँ लगा रही है, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग में माँ जा रही है, जब पूरे बच्चों को हौसला माँ दे रही है, जब कोई बच्चा शरारत करता है तो माँ उसको बचा रही है, ना जाने कितने सपने, कितना बचपन उस बच्चे का मर जाता है जब उसकी माँ चली जाती है। उस बच्चे का दर्द गाता हूँ। आप तमाम लोग संस्कारी लोग बैठे हो जो अपनी माँ से, मुझे नहीं लगता कोई एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो प्यार नहीं करता होगा। कितनी बड़ी शोहरत मिल जाए, कितनी दौलत मिल जाए, कितनी पावर मिल जाए, लेकिन मैं एक गारंटी देता हूँ, 90 साल का आदमी भी हो जाए तो जीवन में अपनी माँ को कभी नहीं भूलता। माँ एक वो भगवान का रूप है जिसको माँ को कभी नहीं भूलता। हमारे बाबूजी बैठे हैं, लेकिन मुझे याद है, इनको अपना बचपन याद होगा जो माँ की गोदियों में गुजारा होगा। दोस्तों, इस कविता को सुनाने का मकसद केवल आपकी आंखों में नमी लाना नहीं है, केवल आपको परेशान करना नहीं है। हमारे देश विश्व गुरु बनने जा रहा था। कई संस्कारों की बात होती थी, माँ की बात होती थी, परिवारों की बात होती थी, अतिथि देवो भव मातृ। हम देवताओं तक का अपने श्राद्ध होते हैं, हमारे यहाँ माँ बाप का इतना सम्मान होता है। आज हम वृद्धाश्रम में माँ बापों को भेज रहे हैं साहब। ऐसे देश के अंदर जब ऐसी कुरीति आ जाती है तो कहीं मेरी कविता, मैं कई बार ये दुबई में मैंने जब ये कविता पढ़ी, एक माँ, मैं सच अफसर आपके मजाक की बात बोल गई, ऐसे एक दूर एक महिला बैठी जो यहाँ रहती थी जयपुर में, और अपने बच्चे के साथ गई हुई थी क्योंकि बच्चा दुबई में रहता था। तो जब वो गई और दुबई में कार्यक्रम था मेरा, दिनेश रघुवंशी जी संचालित कर रहे थे, सूरज भैया, एक बच्चा सर की उम्र का अपनी माँ के लिपट के रो रहा वो कविता सुन के। और जब मैं नीचे उतरा तो उस माँ ने मेरे को इतने आशीष दिए, और वो बच्चा ऐसे चिपटा हुआ था जैसे 2 साल का बच्चा हो।
उस बेटे की उम्र लगभग 32-33 वर्ष रही होगी, 35 वर्ष रही होगी, और मैं दूर से देख रहा कविता पढ़ते हुए कि माँ के साथ चिपटा हुआ वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे 2 साल का बच्चा बैठा हो। ये है माँ बाप के संस्कार साहब। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ, 5-6 मिनट की कविता है, और इस कविता में मैं चाहूंगा बिल्कुल मन बना के रखे, कोई चहचाट कोई वो ना हो। सुनिएगा पूजा की कविता। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, तो सपने रोज संजोती, काश मेरी भी माँ होती। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी, काश मेरी भी माँ होती। मैं भी करके कोई शरारत, उसके आंचल में छिप जाता। दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती। मेरी खुशियों में खुश होती, वो मेरे दुख में रोती। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। आप कभी देखना जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, बुखार हो जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो मन छोटा हो जाता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पद मिल जाए, कितनी शोहरत मिल जाए, उसे लगता है मेरी पत्नी मेरे पास हो, मेरी बहन मेरे पास हो, मेरे पिता मेरे पास हो, मेरा बेटा मेरे पास हो। एक भीतर से मन कमजोर हो जाता है। बच्चे के 4-5 बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार, पिता काम पे हैं, उसे अपने माँ की याद आती है। तो क्या आप मैं उस भावनाओं तक पहुँचा हूँ? तो आपका फिर प्यार चाहूँगा माँ के चरणों में कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा। आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, लोरी गा कर मुझे सुलाती। मेरी खुशियों में खुश होती, मेरे दुख में रोती। काश मेरी भी और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं यार माँ बाप की सेवा कर रहा हूं और इससे ज्यादा क्या करूं मैं। कलयुग है, भगवान राम ने आज्ञा मान के 14 वर्ष का वनवास किया। ऐसे कितने उदाहरण है कि बच्चों ने पता नहीं माँ बाप के लिए क्या किया, लेकिन इस कलयुग में समझ में नहीं आता हम ऐसा क्या करें जो माँ बाप के लिए बहुत अच्छा हो। मैं अपनी तरफ से सोच के 2-3 बात बताता हूँ, आपको अच्छा लगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम छोटे-छोटे 3 काम कर दे तो माँ बाप के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी अपने काम पर जाए अपने माँ बाप से मिलकर जाए। हम चले जाते हैं पत्नी से मिलकर, बच्चों से मिलकर, बाय हाय करके निकल जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हमसे मिलकर जाएं। और दूसरा अपराध ये हम करते हैं, जब हम घर वापस आते हैं तो सीधे बेडरूम में घुस जाते हैं, माँ बाप से नहीं मिलते। वो आंखें सारा दिन तरसती है, मेरा बेटा घर आएगा तो मुझसे 2 बात कहेगा। और हम ये भी भूल जाते हैं कि उसकी दुआओं के कारण हम सलामत घर पे आ गए। हम ये भूल जाते हैं। सबसे पहला काम है, जब भी घर से निकलो और आओ, चाहे 2 मिनट के लिए माँ बाप के पास बैठो, जरूर बैठो। नंबर 2 बात, अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है, माँ बाप को पैसा जरूर दो।
ऐसा नहीं है ये माँ बाप के नाम बिल्डिंग है, इसके नाम घर है, क्या वो 500-100 रुपए के लिए आपके आगे हाथ पसारेगी? वो स्वाभिमानी माँ बाप होते हैं, कई बार बच्चों से शर्माते हैं और हम सोचते हैं माँ बाप का सब कुछ है। ऐसा नहीं है, माँ बाप को जरूर कुछ देना चाहिए। 5,000, 10,000, 20,000 सब उनका है, लेकिन फिर भी उनको एक राशि जरूर निर्धारित करें जिससे वो अपने मन मर्जी से खर्च सके। ये भी हम गुनाह करते हैं कि माँ बाप को पैसा नहीं देते, कि माँ बाप सब तेरा जब जरूरत हो जब मांग लियो। ऐसा नहीं है, उनके पास कुछ पैसा होना चाहिए, क्योंकि उनके बुढ़ापे का समय है। उन्होंने अपने आप को आपको इस लायक बना दिया। अब हम ऐसे ना बने कि उनको अपने लायक ना समझे, हम उन्हें नालायक समझे। और नंबर तीसरी बात जिससे माँ बाप को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, ये मेरा अनुभव है, कभी भी करके देख लेना, आपका बच्चा आप अपने साथ देख लेना, कभी भी माँ बाप को भाई साहब आप ऊंचे स्वर में बात मत करो। हम आज नए युग के बच्चे कंप्यूटर वगैरह चलाना सीखते हैं, हम सोचते हैं यार पता नहीं हमने क्या जीत लिया, हमें उन्होंने लायक बना दिया, लेकिन हम सोचते हैं माँ बाप को ऊंचे स्वर में बात भी करते हैं, मम्मी आपको क्या पता, डैडी आपको क्या पता। जब हम उनको आवेश में बोलते हैं, जब हम ऊंचा बोलते हैं तो उनकी आत्मा को कष्ट होता है साहब। और मैंने देखा जिन्होंने माँ बाप की दुआएं ली हैं उन्होंने हमेशा बुलंदी को प्राप्त किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने माँ बाप को दुनिया से नहीं जाना है, ये सृष्टि का सिद्धांत है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता साहब कि माँ बाप को जाना और माँ बाप चले जाए और हमको याद ना करें। कभी घर में उनकी तस्वीर रखकर जब घर से निकलो तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलो। दुनिया में आपको कभी भी कमी नहीं रहेगी, उनका आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहेगा। कभी करके देख लेना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और मुझे विदा करना। जितनी तालियां आपने उन पर बजाई उनसे ज़्यादा इसलिए चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोग माँ को भी उतना ही सुनते हो जितना हंसी मजाक की बातें होती हैं। माँ के चरणों में तालियां बजाना। साहब कहाँ गए हमारे भैया, मुझे किशन भाई नजर नहीं आ रहे, बैठे। किशन भाई, समर्पित करता हूँ अपनी बहनों को अंतिम 3 पंक्ति कि मात पिता। असल में इस कविता को गाते हुए मैं खुद बहुत भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि माँ से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है साहब। कि मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, उनका प्यार ना कभी भुलाना, उनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है जब वो चीज नहीं होती। वो सपने रोज संजोती। बहुत से आपने सुना, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपको अगर माँ की कविता अच्छी लगी हो तो आपकी भरपूर तालियां मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे को ये हिम्मत मिले कि मैं आगे नहीं। धन्यवाद।